एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आज हमने अभी तक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने जाना था कि लेक्चर 1 में हमने जाना फोटोसिंथेसिस के बारे में, मेनली प्लांट्स कैसे बनाते हैं फूड को। लेक्चर 2 में हमने जाना था कि एनिमल्स किस तरीके से फूड को बनाते हैं, जिसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ा था। अब लेक्चर 3 में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। आप सोचो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब मेनली हमने जो वहां पे पुराने क्लासेस थे हमारे, वहां पे हमें पढ़ा जाता है कि भाई रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि इनहेल और एक्सहेल करके जो हम काम करते हैं, भाई सांस को अंदर लेते हैं, सांस को अंदर बाहर छोड़ते हैं, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। बट उस चीज को सिर्फ रेस्पिरेशन नहीं करते, सिर्फ उसी चीज को रेस्पिरेशन नहीं कहते। ये जो ब्रीदिंग है इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। कहे भाई इनहेल करना, एयर को, ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना, बाहर निकालना, उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो जो ये ब्रीदिंग होता है ना, ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है। बट हम ब्रीदिंग करते हैं तो उससे हमें फायदा क्या होता है, हम क्यों बार बार चाहते हैं कि हम एक्सेल करें, इनहेल करें, हम बार बार क्यों करते रहें? क्योंकि ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को यूटिलाइज करने में, फूड को यूटिलाइज करके वो एनर्जी बनाने में हेल्प करता है, हमें एनर्जी देने में हेल्प करता है। इसके लिए पता है, कभी भी हम लोग है ना, कभी थोड़े टेंस होते हैं या कभी हम थोड़े सैड होते हैं तो हमें कहा जाता है कि भाई धीरे धीरे सांस लो, और मतलब गहरी सांसें लो। गहरी सांसें क्यों लेने के लिए कहा जाता है? जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाएगा तो वो हमें हेल्प करेगा, हमें हेल्प करेगा एनर्जी गेन करने में, हमें हेल्प करेगा एनर्जी गेन करने में। तो रेस्पिरेशन का मेनली मतलब यही तो होता है कि प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग फूड टू गेट एनर्जी। प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग ऑफ फूड, भाई फूड को यूटिलाइज करना, फूड को यूज करना और उसमें से एनर्जी बनाना, फूड को यूटिलाइज करके उसमें से एनर्जी बनाना। अब आप सोचो कि हमने अभी क्या पढ़ा था। भाई हमने पहले पढ़ा कि भाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, हमें एंड में क्या मिलता है? सिंपल फॉर्म ऑफ फूड। डाइजेशन में हमें सिंपल फॉर्म ऑफ फूड मिलता है। ये रेस्पिरेशन इसीलिए डाइजेशन के बाद आता है कि भाई ये सिंपल फॉर्म ऑफ फूड जो हमें मिला है ना, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें मिला था ग्लूकोज, अब हमें सिंपल फॉर्म ऑफ फूड में जो ये ग्लूकोज मिला है ना, ये ग्लूकोज, इसका हम किस तरीके से यूज करके एनर्जी बनाएं? कभी सोचा है कि हम इस ग्लूकोज को किस तरीके से यूज करें? सेल तक तो ग्लूकोज पहुंच जाता है, बट वो एनर्जी किस तरीके से बनाता है सेल? हाँ, तो इसी तरीके के इस प्रोसेस को, ग्लूकोज में से एनर्जी बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन है ना, ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई भी एक कंपाउंड है, जैसे कि अगर एग्जांपल हमने यहाँ पे ग्लूकोज को लिया है, तो ग्लूकोज में से अगर मैं ऑक्सीजन डालूं, ग्लूकोज के अंदर मैं ऑक्सीजन और डालूं, उसको तोड़कर ऑक्सीजन डालूं और उसे तोड़ दूं, या तो ग्लूकोज में से हाइड्रोजन को निकाल लूं, ऑक्सीजन को डालूं या हाइड्रोजन को निकाल लूं। इलेक्ट्रॉन का लूज करना, किसी भी केमिकल कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन लूज करने को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कि भाई अगर ग्लूकोज में मैं ऑक्सीजन डालूं, उसे तोड़कर उससे ऑक्सीजन डालूं, या मैं ग्लूकोज को उसके अंदर से हाइड्रोजन निकाल लूं, ग्लूकोज में से हाइड्रोजन निकाल लूं, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस तरीके से होती है? भाई कोई भी हमारे कार्बोहाइड्रेट जो कि समझो ग्लूकोज है, ऑक्सीडेशन उसका होते ही हमें मिलती है एनर्जी, ये तो रेस्पिरेशन है। भाई कार्बोहाइड्रेट में लिया, उसको ऑक्सीडाइज किया और उसमें से एनर्जी बनाई, एंड में हमें एनर्जी मिलेगी जो सेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, या हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एट द एंड इंपॉर्टेंट होगी। तो ये रेस्पिरेशन होता है ना, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर मेनली दो प्रोसेस आती है, रेस्पिरेशन के अंदर मेनली दो प्रोसेस आती है। कौन सी? पहली आती है गैसियस एक्सचेंज, जो कि हम कहते हैं ब्रीदिंग। कि भाई हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं ना, तो हमें ऑक्सीजन को लेकर CO2 को छोड़ते क्यों है? क्योंकि रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट में, रेस्पिरेशन के एंड में हमें CO2 बनता है, रेस्पिरेशन के एंड में CO2 बनता है, और वही CO2 हमें बॉडी से बाहर निकालना होता है, वही CO2 हमें बॉडी से बाहर निकालना होता है। और हमें रेस्पिरेशन करने के लिए मैंने आपको क्या कहा कि किसी भी चीज में ऑक्सीजन को डालो, ग्लूकोज में ऑक्सीजन को डालो या हाइड्रोजन को निकालो, तो ऑक्सीजन को डालने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन भी तो होना चाहिए, इसीलिए तो हम ब्रीदिंग करते हैं, इसीलिए तो हम ब्रीदिंग करते हैं। कि भाई हम जैसे ही ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वो इन्वॉल्व होता है और उसमें से हमें एनर्जी मिलती है, उसमें से हमें एनर्जी मिलती है। इसीलिए हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। कि भाई CO2 कहां से आता है? खुद ही खुद तो बन के नहीं आता, ये CO2 रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है। रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हमें बनता है ना रेस्पिरेशन में एंड में, उसके साथ साथ बनता है CO2। भाई रेस्पिरेशन में एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो, रेस्पिरेशन है ग्लूकोज, उसमें क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज में से क्या बना? CO2 प्लस H2O। मैं इसे समझाऊंगा, बट CO2 और H2O, अब जो CO2 है वो बॉडी के बाहर चला जाएगा,
बट ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज याद रख सकते हैं कि भाई ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा। ऑक्सीजन कहां से आएगा, हम जब ब्रीदिंग करेंगे तब। तो इसीलिए ये इन्वॉल्व करता है ब्रीदिंग को, गैसियस एक्सचेंज इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद आगे आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि अब जो हमारे पास ये चीजें आ गई ना, इसे हम यूज करके हम एनर्जी बनाएंगे। हमारे ब्रीदिंग में से हमें जो ऑक्सीजन आया ना, वो तो इन्वॉल्व होता ही है। ऑक्सीजन के आने के बाद उसको इस तरीके से यूज करके हम उसमें से एनर्जी बनाएंगे। एनर्जी किस फॉर्म में होती है, सबको पता है, एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी होती है एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एटीपी के फॉर्म में हमारी एनर्जी स्टोर्ड रहती है। अब तो सेलुलर रेस्पिरेशन में मेनली एटीपी बनता है या एनर्जी बनती है। ठीक है, एटीपी समझ लो कि भाई एक पैकेट है, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, तो उस पैकेट में ना उसको सील करके रखते हैं, तो उस पैकेट को हम कहेंगे एटीपी। कि भाई जब भी हमारा सेल बोलेगा कि यार अभी मेरे को एनर्जी की जरूरत है, तो फिर क्या होगा कि भाई एटीपी जाएगा और पैकेट खुल जाएगा और बोलेगा ले भाई जितनी एनर्जी चाहिए तू ले ले। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन काम करता है। अब रेस्पिरेशन जो होता है ना, वो मेनली दो टाइप के होते हैं। रेस्पिरेशन मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का में क्या होता है कि भाई प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये होता है कि भाई जब ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट होगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जैसे हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो हम कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज क्या करेगा कि भाई अभी मेरे को ऑक्सीजन दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूं ना, इसको CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता हूं। क्या करता हूं, CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता हूं। भाई मैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता हूं, ये इसके एंड प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बट वहीं पर जो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बिल्कुल ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन है। याद रखना इस बात को, बिल्कुल ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ तो बहुत ही कम, मतलब भाई एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो ही नहीं सके, इतना ऑक्सीजन तो है ही नहीं, बहुत ही लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें ये एरोबिक रेस्पिरेशन आता है, या उस वे में वो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा सेल करता है। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ना, वो मेनली दो पाथवे से होता है। भाई यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन में मेनली एक ही पाथवे होता है, भाई ग्लूकोज आया, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, CO2 और H2O में बन गया। बट एनएरोबिक क्या करता है, मेनली दो पाथवे यूज करता है। एनएरोबिक बोलता है कि भाई देख मेरे पास यहाँ तो भाई ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, यहाँ थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसमें वो मेनली दो प्रोडक्ट बनाता है। जैसे यहाँ पर एंड प्रोडक्ट था CO2 और H2O, यहाँ पर हमारा एंड प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, ये हमारे एंड प्रोडक्ट बनेंगे। इनके बारे में, इन पाथवेज के बारे में, इस पाथवे के बारे में हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे भाई, ये तो हमें पता है कि एनारोबिक और एरोबिक में डिफरेंस क्या होता है, ये भी तो हम जाने ना कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, और कौन सा रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर कहाँ होता है। आपको पता होगा कि हम सोचते हैं हम सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बट नहीं, ये केस नहीं है, हम एनारोबिक भी रेस्पिरेशन करते हैं। कुछ जगह पे जहाँ पे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जब कमी होती है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन हमारे लिए थोड़ा हार्मफुल हो जाता है, बट कुछ हद तक वो रेस्पिरेशन हमारे लिए अच्छा होते हैं, हमारी बॉडी को उस रेस्पिरेशन के फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हमारी बॉडी काम करती है। इस तरीके से दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। भाई एरोबिक कैसे होता है, एनारोबिक कैसे होता है। अब आप पूछो कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पिछले साल 9th में हमने पढ़ा था सेल ऑर्गेनल के बारे में। भाई एक सेल होता है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं, वो साइटोप्लाज्म होता है। पहले तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल अंदर होते हैं। उन ऑर्गेनल में से एक ऑर्गेनल है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है। ये मेम्ब्रेन बेस्ड ऑर्गेनल है, यहाँ मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कह सकते हैं। तो मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। वहीं पर जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, ये तो साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है, इसको कोई ऑर्गेनल की जरूरत नहीं है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही टेक प्लेस कर लेता है। भाई साइटोप्लाज्म दिखा और एनारोबिक शुरू, ठीक है, तो ऐसा होता है। यहाँ पर एरोबिक के अंदर जो एनर्जी बनती है ना, एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में बनती है, वहीं पर एनारोबिक में एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत ही कम अमाउंट में बनती है।
एरोबिक एनारोबिक में जो एनर्जी होती है वो बहुत ही कम अमाउंट में बनती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मोस्टली एल्कोहल और लैक्टिक एसिड बन रहे हैं, ये तो हमारे एनर्जी का काम नहीं करेंगे। तो इसमें एंड में जो एनर्जी मिलेगी ना अल्कोहल के साथ या लैक्टिक एसिड के साथ, वहां पे एनर्जी बहुत ही कम अमाउंट में मिलेगी। बट यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन बहुत ही बड़ी मात्रा में हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन थोड़ा कम मात्रा में, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन बहुत ही बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर एनर्जी ज्यादा बनेगी और यहाँ पर एनर्जी कम बनेगी। रेस्पिरेशन दोनों में हो रहा है, बट एक में एनर्जी का डिफरेंस है दोनों में, कि भाई एक में एनर्जी ज्यादा बनेगी और दूसरे में एनर्जी कम बनेगी। अब इसके बाद हम जानते हैं कि भाई हमारा जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज हमने अभी तक जाना कि भाई एरोबिक के थ्रू भी वो टूट सकता है, एनारोबिक में वो टूट सकता है, एंड में रेस्पिरेशन में एनर्जी तो मिलनी है। बट किस तरीके से ग्लूकोज किस किस पाथवे से जाता है, मेनली 3 पाथवे से ग्लूकोज जाता है। उन तीनों पाथवे के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि एनर्जी तो बनती है, एरोबिक से बनती है, एनारोबिक से भी बनती है, बट एनर्जी मेनली मतलब अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो किस तरीके से बनती है, या ग्लूकोज को किस तरीके से हम ब्रेक करते हैं। तो उसके बारे में पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय 3 मेन पाथवेज, यानी कि हम ग्लूकोज को किस तरीके से ब्रेक डाउन किया जाता है उसके 3 मेन पाथवे पढ़ेंगे। उसमें से हमने पहले जैसे देखा, जब डिफरेंस हम पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था कि भाई एक पाथवे जो आता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और बाकी के जो बचे हुए 2 पाथवे होते हैं वो आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब एरोबिक रेस्पिरेशन वाला जो पाथवे है ना, वो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, बाकी दोनों तो लैक ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की कमी, यहाँ तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में आते हैं। अगर हम एक एक पाथवे को जब डिटेल में पढ़ें तो किस तरीके से ये पाथवे काम करते हैं, तो शुरुआत करते हैं पहले ग्लूकोज से। ये हमारा है ग्लूकोज, सिंपलर फॉर्म में आया है बेचारा डाइजेस्टिव सिस्टम से, आके बोला यार मुझे तुम तोड़ दो, मुझे तुम मरोड़ दो और मुझ में से एनर्जी ले लो, तुम मुझे तोड़ मरोड़ के मुझ में से एनर्जी ले लो। तो ये ग्लूकोज आया, ग्लूकोज में से बन गया पायरुवेट, ग्लूकोज में से बन गया पायरुवेट। और ये जो प्रोसेस होती है ना, ये प्रोसेस ये साइटोप्लाज्म में होती है। यहाँ पर मैंने साइटोप्लाज्म नहीं लिखा है, पर यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ये होती है टेक्स्ट बुक में, इसीलिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म दिया। फिर आप सोचो कि भाई ये साइटोप्लाज्म में ये हो रहा है, तो फिर ये चीजें कैसे हो रही है। तो ग्लूकोज में से पायरुवेट वो हमेशा साइटोप्लाज्म में ही होता है। ग्लूकोज में से पायरुवेट हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज में से कुछ भी चीज को हमको कन्वर्ट करना हो तो पहले ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल का है भाई? 6 कार्बन मॉलिक्यूल का है। कितने मॉलिक्यूल का भाई? 6 कार्बन मॉलिक्यूल का है। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल का ग्लूकोज टूटकर 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, उसे हम कहते हैं पायरुवेट। टूटकर 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, जिसे हम कहेंगे पायरुवेट। भाई 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, जिसे हम कहेंगे पायरुवेट। यहाँ पे जो एनर्जी बनेगी ना, ये बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी बनेगी, बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी बनेगी। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज सिर्फ एक ही बार टूटा है, ग्लूकोज सिर्फ एक ही बार टूटकर उसमें से 2-3 मॉलिक्यूल वाले पायरुवेट बने हैं, पायरुवेट बने हैं। ये पायरुवेट है ना, पायरुवेट ये एक टाइप का है ना सिंपलर फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज से थोड़े सिंपलर फॉर्म में मॉलिक्यूल, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़कर हमने 2 पायरुवेट बनाए हैं, 3-3 कार्बन वाले। अब ये 3 कार्बन वाला जो पायरुवेट है ना, ये 3 कार्बन वाला पायरुवेट, ये ऑक्सीजन के बेस पे ऑक्सीजन की मात्रा जितनी प्रेजेंट है उसके बेस पे बनाएगा 3 मेन एंड प्रोडक्ट, या 2 टाइप के मेन रेस्पिरेशन, या 3 मेन अलग अलग टाइप के एंड प्रोडक्ट। कैसे भाई? देखो ये पायरुवेट है, सिंपलर फॉर्म में समझेंगे, इसको सिंपल करके समझेंगे एकदम। ये पूरा जो चार्ट है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक में जो फोटो के फॉर्म में दिया है, पर लगता है यार ये भारी सी 3 इक्वेशन कैसे दे दी गई है, इसको हम सिंपल करके समझें तो ऐसे होता है कि भाई जो पायरुवेट हमारा बनता है ना, ये पायरुवेट क्या करता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पहले जाता है कि भाई साइटोप्लाज्म में रहकर अगर ऑक्सीजन की कमी है, मतलब है ही नहीं, कमी क्या, ऑक्सीजन ही नहीं है भाई, बिल्कुल ऑक्सीजन है ही नहीं, चल देखो जो करना है कर ले। तो पायरुवेट क्या करेगा, यार मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है तो एक काम करता हूं, मैं इथेनॉल बन जाता हूं। भाई एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा, इथेनॉल, और बनेगा CO2 और एनर्जी। भाई एनर्जी इसमें भी बनती है, बट बहुत ही लो अमाउंट में बनती है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इथेनॉल जो है ना, इथेनॉल ये जब ग्लूकोज को तोड़ते जब इथेनॉल बनता है ना, तो इसकी वजह से एनर्जी बहुत ही कम अमाउंट में बनती है। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल है ही नहीं। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो एनर्जी तो ऑब्वियसली कम बनेगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन बराबर से हो नहीं पा रहा है भाई, ऑक्सीजन बराबर तरीके से हो नहीं पा रहा है ऑक्सीडेशन। अब यहां पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो कि कहां होता है, ईस्ट के अंदर होता है। आपने पता है ब्रेड इंडस्ट्री होती है हमारी, ब्रेड इंडस्ट्री के अंदर जब वो जो ब्रेड बनाते हैं ना, तो ब्रेड पता है फूलती है, वो ब्रेड को फुलाने का काम कौन करता है, ईस्ट करता है। अब हमें ये पता है कि ब्रेड किस तरीके से फूलती है, वहां पे क्या बनता है, वहां पे CO2 बनता है।
बट है ना, उसको क्या ऐसे बनाते हैं, उसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनाते हैं। ऑक्सीजन में प्रेजेंस में इथेनॉल तो बनेगा नहीं, पर CO2 और एनर्जी बन जाएगी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलेगा ईस्ट को, तो ईस्ट क्या करेगा कि यार मेरे को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट मेरे को है ना, जो ग्लूकोज है ना मेरे पास, इसको कन्वर्ट करके इथेनॉल बना देता हूँ, इसको कन्वर्ट करके इथेनॉल बना देता हूँ, थोड़ी तो एनर्जी मुझे मिलेगी, थोड़ी तो एनर्जी मुझे मिलेगी, ये सेल इथेनॉल बना देता है। तो इसके लिए आपने देखा होगा जितनी भी अल्कोहल इंडस्ट्री होती है ना भाई, वाइन मेकिंग इंडस्ट्री होती है, कोई भी जो इंडस्ट्री होती है जो कि दारू बनाती है, तो वो इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, वो इसी टाइप की यीस्ट सेल को लेते हैं, यीस्ट के बहुत सारे कल्चर को लेते हैं, उसको एक कंटेनर में, जो कार्बोहाइड्रेट कहां से मिला, कार्बोहाइड्रेट फ्रूट से मिला, इसीलिए कहते हैं ना भाई फ्रूट में से अल्कोहल बनता है, तो फ्रूट के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट शुगर, तो वही कार्बोहाइड्रेट शुगर जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होती है, वो फ्रूट के अंदर होती है, फ्रूट को डालेंगे, उसके मिक्सचर को उसके अंदर डालेंगे, ईस्ट का मॉलिक्यूल या ईस्ट के थोड़े बहुत कल्चर या ईस्ट के थोड़े बहुत सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स डाल दिए और उसको टाइट कंटेनर में बना दिया, उसको टाइट कंटेनर कर दिया। इसमें क्या होगा, टाइट कंटेनर करने से उस कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन जितना होगा वो तो यूज हो जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगा, दूसरा ऑक्सीजन नहीं अंदर आ पाएगा तो बहुत अमाउंट ऑफ CO2 आ जाएगा। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो जो यीस्ट क्या करेगा, CO2 बनाएगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ CO2 जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो यीस्ट क्या करेगा कि भाई ग्लूकोज को यूज करेगा बनाने में इथेनॉल। इस तरीके से इथेनॉल इंडस्ट्रीज काम करती है, इथेनॉल इंडस्ट्री इस तरीके से काम करती है। तो अब इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, मतलब एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल वाले ग्लूकोज से 6 कार्बन मॉलिक्यूल वाले ग्लूकोज से 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल इथेनॉल, तो कितने बने भाई, 6 में से 3, 6 में से कितने बने, 3 इथेनॉल बने, यानी कि एक ग्लूकोज में से 3 इथेनॉल बनेगा, एक ग्लूकोज में से 3 इथेनॉल बनेगा। अब देखो ग्लूकोज में से हमने बोला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भाई ऑक्सीजन बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं, तो ईस्ट के अंदर इस तरीके से काम होगा, पर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, तो थोड़ी कमी है तो क्या करेगा, वो बोलेगा पायरुवेट यार ऑक्सीजन है यार पर इतना नहीं है कि मैं ना इसको पूरी तरीके से यूज कर पाऊं, तो वो क्या करेगा, वो बना देगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अब लैक्टिक एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, लैक्टिक एसिड क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, तो लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या होगा भाई, ग्लूकोज है 6 कार्बन, तो भाई ये एक ग्लूकोज में से 2 लैक्टिक एसिड बन जाएंगे, पर ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ है, पायरुवेट में, मतलब एक पायरुवेट एक लैक्टिक एसिड बनाएगा, क्योंकि पायरुवेट क्या है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये एक लैक्टिक एसिड बनाएगा। भाई लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी, मतलब थोड़ा सा ही प्रेजेंट है भाई, इतना यूज भी नहीं कर सकता, इतना कम है, तो इसमें क्या करेगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। अब आप पूछो कि ये लैक्टिक एसिड कहाँ होता है, ये लैक्टिक एसिड में लिखा है इधर कि मसल सेल्स में होता है, किस तरीके से होता है, लैक्टिक एसिड तब बनता है जब हम, यहाँ तो समझो अगर एग्जांपल के तौर पे हम बहुत ज्यादा अगर रिगरस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ रिगरस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो थोड़े समय के बाद आपने सोचा होगा कि आपके बॉडी में क्रैम्प्स आने चालू हो जाते हैं, आपके बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं, पता है हमें क्रैम्प्स आते हैं भाई, अगर हम बाइसेप का मार रहे हैं, बाइसेप मार रहे हैं, तो बाइसेप में हमारे यहाँ पे ना हल्का हल्का सोरनेस आती है, पता है सोरनेस बोलते हैं, जिम वाले लोगों को पता होगा सोरनेस, या हमारे बाइसेप के अंदर है ना हमें हल्का हल्का दर्द या हल्का हल्के क्रैम्प, भाई इसे खींच रहा होता है कोई, हमारे मसल्स को इस तरीके से फील होता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज करने के बाद हमारे इस पार्ट ऑफ बॉडी तक परफेक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, इस पार्ट के बॉडी तक परफेक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो परफेक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, इसका मतलब क्या है भाई, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा भाई, लैक्टिक एसिड बनेगा, यानी कि ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंचना है तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड बन जाता है, और लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमें क्रैम्प्स देता है, और कभी कभी हमने देखा होगा बैठे बैठे भी आपको अचानक से पैरों में क्रैम्प आने चालू हो जाते हैं, पैरों में या हमारे जो काफ होते हैं वहां पे हमें प्रैंक आने चालू हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन जो है ना वो हमारी बॉडी तक पहुंच नहीं रहा है बरोबर, ऑक्सीजन हमारी बॉडी तक बरोबर पहुंच नहीं रहा है, इसीलिए हमें कहा जाता है कि भाई जब भी आपको क्रैम्प्स आ रहे हो ना, आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए, आपके पानी, आपके जो बॉडी है उसमें पानी की कमी है, क्योंकि अगर पानी ज्यादा अमाउंट में होगा तो ऑक्सीजन क्या होगा कि अच्छी तरह ऑक्सीजन है ना, पानी की वजह से क्या ब्लड में अच्छी तरह ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होकर ऑक्सीजन क्या करेगा, हर बॉडी के पार्ट तक पहुंच पाएगा, इसीलिए कहा जाता है कि हमें क्रैम्प्स आते हैं ना, जो क्रैम्प्स, उसके अंदर बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, हमें पानी पीना चाहिए। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या आया, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनी, कहाँ होता है, मसल सेल्स में होता है, मसल सेल्स में होता है, ये होता है यीस्ट में, यीस्ट के भी कहाँ होता है, हमने पढ़ा था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है भाई, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, इन अवर मसल सेल्स, ठीक है, इसमें बना 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इधर भी देखो, ये देखो
इसको अगर हम भाई अगर केमिस्ट्री के वे में समझे तो क्या 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाला पायरुवेट, तो उसमें 2 कार्बन ले लिए इथेनॉल ने, एक कार्बन जो CO2 है इसमें एक ही कार्बन है दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकल गया। तो इस तरीके से पायरुवेट टूटता है इथेनॉल और CO2 में। इस तरीके से आप सोचो कि भाई ये चीजें है ना, ये एक रीजन की वजह से लिखी गई है भाई, यहाँ पर केमिस्ट्री भी बरोबर कंप्लीट हो रही है, यहाँ पर एक रिएक्शन एक परफेक्ट वे में जारी हो रही है, सारे हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं रिएक्शन, हमें पता ही नहीं होता। अब इसके बाद हम जाने के भाई पायरुवेट है वो बैठा है, उसको मिला बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मस्त ऑक्सीजन, वो गया माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको मिला मस्त ऑक्सीजन, वो बोले यार क्या बात है, क्या ऑक्सीजन मिल गया यार मुझे। तो ऑक्सीजन मिलने के बाद वो बोलेगा भाई प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो बनाएगा CO2H2 और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, बोलेगा तुमने मुझे ऑक्सीजन दिया, लो मेरे सेल तुम्हें मैं जितनी भी एनर्जी चाहिए देता हूं, उससे देगा फुल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो इसमें क्या है, 3 पायरुवेट के मॉलिक्यूल है, 3 पायरुवेट के मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पे 3 CO2 बनेंगे, 3 CO2 बनेंगे, मतलब एक ग्लूकोज से अगर ये रिएक्शन 2 बार होगी तो एक ग्लूकोज से हमारे कितने 6 CO2 बनेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ CO2 बनता है, और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ CO2 बनता है, फिर वाटर भी बनेगा उतना ही, और उस वाटर के बनने की वजह से क्या होगा कि ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगी। ये CO2 जितना ज्यादा बनेगा ना उतनी ज्यादा एनर्जी बनती है, जितना ज्यादा CO2 उतनी ज्यादा एनर्जी। यहाँ पर CO2 एक ही बन रहा है तो एनर्जी थोड़ी कम है, यहाँ पर CO2 बन ही नहीं रहा है बट एनर्जी है पर थोड़ी बहुत ही कम, इससे भी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर होती है, बट यहाँ पर तो CO2 भाई दबा के बन रहा है, एकदम पूरा जितना पायरुवेट था सब CO2 में बन गया, तो कितनी सारी की सारी एनर्जी बन जाएगी, मतलब एनर्जी भी बहुत अच्छी तरीके से बनेगी। ठीक है, तो ये 3 जो मेन पाथवेज होते हैं ना भाई ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के, ग्लूकोज को तोड़कर, ये 3 पाथवेज ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन पे ये चीज डिपेंड करती है, ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन पे ये चीज डिपेंड करती है। अब आप सोचो कि भाई एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमें इथेनॉल मिला, लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमें मिला लैक्टिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में मिला हमें CO2, और इनके साथ जो एनर्जी बन रही है ना, तो ये डायरेक्ट सेल एनर्जी ले लेगा, या एनर्जी डायरेक्ट जब हमें जरूरत पड़ेगी तब सेल एनर्जी बनाएगा और तब यूज कर लेगा, नहीं, सेल को एनर्जी को स्टोर करके रखना पड़ेगा, या सेल को एनर्जी, जो सेल होता है वो एनर्जी किस तरीके से लेगा, किसी फॉर्म में तो लेगा ना एनर्जी, एनर्जी किसी फॉर्म में तो लेगा ना, हम खाना खाते तो हम इन द फॉर्म ऑफ फूड हम एनर्जी को ले रहे होते हैं, उस बाद में वो एनर्जी बन जाती है, तो किस फॉर्म में, किसी फॉर्म में तो उसे एनर्जी लेनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी लेता है एटीपी के फॉर्म में, एनर्जी लेता है एटीपी के फॉर्म में। हमारे सेल ने काम करके बहुत अच्छी एनर्जी बना दी, अब ये एनर्जी क्या करेगी, एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी जो कि होता है एटीपी। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी है ना, समझो एक एनर्जी पैकेट की तरह काम करता है भाई, एक पैकेट है, एक समझो 5 रुपए वाला लेस का पैकेट है, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी भरी हुई है, हम जैसे उसमें हवा भरी होती है वैसे उतनी एनर्जी भरी हुई, ठीक है, तो वो एनर्जी भरी हुई है। अब वो एनर्जी क्या करेगी भाई, जब भी सेल को जरूरत पड़ेगी तो वो एनर्जी उसे मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल। अब ऐसे भी सोच सकते हो ना भाई, ये फ्यूल की तरह काम करती है, ये फ्यूल की तरह काम करते हैं भाई, हमें गाड़ी चलानी है, हमें एनर्जी बनानी है, गाड़ी चलानी है, तो वो बोलेगा कि भाई यार पेट्रोल डाल दो तभी तो गाड़ी चलेगी, तो ये एटीपी क्या करता है, पेट्रोल की तरह काम करता है, सेल को खाना बनाने में, सेल को एनर्जी देने में, तो एज अ फ्यूल काम करता है। अब हम माने कि क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, तो ये एनर्जी आई, एनर्जी बनी, एनर्जी क्या किया उसने, एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और वो बैठ गई, भाई सेल को जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आऊंगी, सेल ने बोला यार मुझे एनर्जी की जरूरत है, तो बोलेगा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कि भाई तुम्हारे पास 10 एटीपी पड़े हैं, तुम्हें इसमें से एनर्जी यूज करनी है, तो ये एक सेल की एनर्जी की तरह, करेंसी की तरह यूज, क्योंकि हमें समझो, हमें अगर खाना चाहिए या हमें कुछ भी चीज, तो हमें जो पैसे खर्चते हैं, हमारे पैसे खर्च कर हम खाना को लेते हैं जो कि हमारी एनर्जी की तरह काम करता है, तो वैसे ही सेल को जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वो एटीपी को खर्च करता है, वो एटीपी को खर्च करता है या एटीपी को यूज करता है। हम पैसे को कैसे यूज करते हैं, वैसे ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है एटीपी। अब क्या करता है, एटीपी को जब वो यूज करता है ना, तो यूज करने के बाद एटीपी क्या करता है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन करता है, एटीपी करता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी चीज के टूटने पर जब हमें एनर्जी देनी पड़े ना, एनर्जी देने का काम करता है, यानी कि भाई किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, अगर समझो ग्लूकोज है,
किसी और वे में किसी को तोड़ने के लिए हमें जब एनर्जी देनी पड़े तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। भाई इधर हमें एनर्जी देनी पड़ रही है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कॉज कौन करता है? भाई एटीपी करता है। वो बोलेगा तुम्हें एनर्जी देनी है ना, मैं देता हूँ एनर्जी, चलो तुम अपना काम करो। भाई सेल को रेस्पिरेशन करना है, मैं तुम्हें एनर्जी देता हूँ। सेल को कुछ भी काम करना है, मैं तुम्हें एनर्जी देता हूँ। तो वो एनर्जी कौन देता है? एटीपी। इसीलिए से एनर्जी का सोर्स कहा जाता है, इसीलिए से एनर्जी का सोर्स कहा जाता है। तो जब एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब भाई किसी भी रिएक्शन में जब हमें हीट देनी हो या किसी भी रिएक्शन में हमें जब एनर्जी देनी हो तो उसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एनर्जी देने वाला काम कौन करेगा? एनर्जी का कोई प्रोडक्ट करेगा जो कि एटीपी होगा। तो हमने रेस्पिरेशन जो हमारे ह्यूमंस के अंदर, यीस्ट सेल के अंदर भी और ह्यूमंस के अंदर भी किस तरीके से होता है, हमने ये तो पढ़ा। बट हमें ये भी तो जानना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है। प्लांट्स के अंदर भी तो कोई तरीका होगा ना रेस्पिरेशन करने का। तो अब हम जानेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। अब हमने पढ़ा कि भाई रेस्पिरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ एक जनरल कॉन्सेप्ट और रेस्पिरेशन क्या होता है कि भाई रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है। बट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लांट है, एनिमल में भी एक्वेटिक एनिमल अलग है, टेरेस्ट्रियल एनिमल अलग है, तो उनमें किस तरीके से भाई रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है अगर जाने तो प्लांट्स में पहले जानते हैं कि भाई रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, भाई रेस्पिरेशन प्लांट में किस तरीके से होता है। तो पहले देखिए भाई ये होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भाई CO2 अंदर आता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्लांट में उल्टा होता है ना हमसे कि भाई CO2 अंदर आता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो उसे हम प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। अब फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि प्लांट को सब जरूरत पड़ती है तब वो CO2 को लेता है और O2 को छोड़ता है, ठीक है। बट अब सोचो कि किस तरीके से लेता होगा। प्लांट के पास कोई सिग्नल या कोई सेंसर प्रेजेंट होगा जिस तरीके से वो भाई CO2 को लेता होगा। भाई CO2 की कमी लग रही है, चलो ले लेते हैं, या ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो गया, चलो इसको बाहर निकाल देते हैं। कुछ तो तरीका होगा प्लांट को सोचने का। तो ये सोचता है डिफ्यूजन के तरीके से, ये सोचता है डिफ्यूजन के तरीके से। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि भाई मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। भाई कोई सब्सटेंस है, समझो एग्जांपल के तौर पे समझो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन जहां पे हाई होगा वहां से वो लो कंसेंट्रेशन में बाहर चला जाएगा या वो लो कंसेंट्रेशन की तरफ चला जाएगा। भाई हायर कंसेंट्रेशन से वो लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि भाई कोई भी चीज होती है डिफ्यूजन में क्या होता है, भाई हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाता है। तो प्लांट इसे एज अ फॉर्म ऑफ सिग्नल यूज करता है या इसे एज अ फॉर्म ऑफ सेंसर यूज करता है कि भाई देखो ऑक्सीजन का अमाउंट है मेरे अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मेरे को पता चल गया कि भाई बाहर के एयर में ऑक्सीजन कम है और मेरे अंदर ज्यादा है, तो मैं काम करता हूं ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता हूं। बट यार अब मुझे CO2 की भी जरूरत पड़ी क्योंकि मेरा जितना CO2 था ना वो यूज हो गया है, तो मैं CO2 को ले लेता हूं अंदर, CO2 को ले लेता हूं अंदर। अब रेस्पिरेशन हमने जैसे क्या भाई रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, भाई डिफ्यूजन से होता है। भाई CO2 अंदर आता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। और इसमें से ही फिर वो एनर्जी बनाता है प्लांट। किसमें कैसे एनर्जी बनाता है? भाई फोटोसिंथेसिस से एनर्जी बनाता है। भाई यही CO2 को यूज करके वो फोटोसिंथेसिस से एनर्जी बनाता है और ऑक्सीजन को बाहर फेंकता है, ऑक्सीजन उसका एंड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है ना कि अलग अलग टेम्परेचर के बेस पे या अलग अलग भाई वेदर के बेस पे ना अलग अलग टाइप मतलब फोटोसिंथेसिस होता है, कभी कभी नहीं होता। यहाँ अगर हम एक दिन की बात कर लें तो दिन में पूरे दिन के समय में सनलाइट का प्रेजेंस होता है हमारे पास, तो फोटोसिंथेसिस होगा। बट रात को तो सनलाइट नहीं होती है, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो रात में रेस्पिरेशन अलग तरीके से काम करेगा और दिन में रेस्पिरेशन अलग तरीके से काम करेगा। क्यों? क्योंकि देखो डिफ्यूजन के बेस पे ही डिपेंड करता है भाई, O2 और CO2 के कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे डिपेंड करता है। अब आप सोचो कि अगर नाइट में नो फोटोसिंथेसिस, भाई फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता ये हमें पता है। तो अब जितना भी CO2 जो उसने प्लांट ने लिया होगा तो उसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ CO2 होगा, या प्लांट के अंदर भी जो CO2 प्रेजेंट होगा वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा। तो इसमें प्लांट क्या करता है, यार मेरे पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ CO2 है तो इसको है ना भाई बाहर निकाल देता हूं अपनी बॉडी से, मतलब मेरे अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है CO2 का और बाहर कम है तो मैं CO2 को बाहर निकाल देता हूं। तो रात के समय में ये जो CO2 होता है ये CO2 यूटिलाइज नहीं हो पाता है, तो प्लांट क्या करता है CO2 को बाहर फेंक देता है, ये CO2 को बाहर फेंक देता है, तो हाई CO2 रिलीज होता है, नाइट में हाई CO2 रिलीज होता है। अब दिन के समय में रेस्पिरेशन हुआ। अब रेस्पिरेशन किस तरीके से हुआ, भाई स्ट्रोमेटा की मदद से हुआ या इंटरसेल्युलर स्पेसिस की मदद से। आपने देखा होगा स्टेम होती है ना, स्टेम। अब स्टेम में ना अगर हम लोग एग्जांपल बहुत ही अच्छी तरह समझे तो एक गन्ना होता है, गन्ना या शुगर केन कहते हैं, शुगर केन पता है छोटे छोटे सेक्शन बने होते हैं। तो दो सेक्शंस जो होते हैं उनके बीच में जो एक स्लिट या एक खड्डे जैसा बना होता है ना, उसे हम कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेसिस।
इंटरसेलुलर स्पेसिस। यहाँ हर सेल्स के बीच में छोटी छोटी जो स्पेसिस होती है ना, उसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस। इनकी मदद से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जो प्लांट के हर बॉडी पार्ट में होते हैं, और स्टोमेटा की वजह से तो होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। ये हमने समझ लिया। दिन के समय में क्या होता है कि भाई जो हमें रेस्पिरेशन हुआ ना, रेस्पिरेशन में CO2 अंदर आया, तो CO2 अगर जो अंदर आया तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। रेस्पिरेशन दोपहर को तो भाई सनलाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस करेगा ना प्लांट, तो बोलेगा यार CO2 आ गया, चल अब तो तू यूज हो जाएगा और तुझे यूज करके मैं ऑक्सीजन बनाऊंगा। प्लांट बोलेगा कि भाई तुझे यूज करके मैं अपनी एनर्जी बनाऊंगा, साथ में बनाऊंगा ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो फिर ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो फोटोसिंथेसिस होगा। तो इसमें क्या होगा कि CO2 फ्रॉम रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है, डिफ्यूजन से तो रेस्पिरेशन हमारे पास आया, CO2 जो आया वो यूज हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के अंदर, और उसमें एज ए एंड प्रोडक्ट O2 बनेगा, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ O2 रिलीज होगा दोपहर को। भाई हाई O2 रिलीज, CO2 रिलीज कम होगा, O2 का रिलीज ज्यादा होगा, या CO2 का रिलीज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितना CO2 आ रहा है प्लांट यूज कर रहा है और ऑक्सीजन बना बना के बाहर फेंकता जा रहा है। बट रात के समय में क्या होता है कि भाई CO2 तो आ रहा है, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, CO2 आ रहा है पर CO2 को यूज नहीं कर पा रहा है प्लांट, तो क्या करेगा, CO2 को वापस बाहर ही फेंक देगा, वापस बाहर ही फेंक देगा। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस भी डिपेंड कर रहा है भाई रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे रेस्पिरेशन होता है प्लांट के अंदर, भाई किस तरीके से एनर्जी बनाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन एक्वेटिक एनिमल में। भाई एक्वेटिक एनिमल है वो किस तरीके से ऑक्सीजन को लेते हैं। हमने कहा है कि भाई रेस्पिरेशन का जो पूरा का पूरा मामला है वो ऑक्सीजन के बेस पे डिपेंड होता है। तो एक्वेटिक एनिमल तो पानी के अंदर रहते हैं, अब हम तो एयर में से ऑक्सीजन ले सकते हैं, बट एक्वेटिक एनिमल किस तरीके से लेंगे। तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं कि पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, यानी कि पानी के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, वो डिसॉल्व ऑक्सीजन ये एक्वेटिक एनिमल्स लेते हैं। वैसे भाई एग्जाम्पल के तौर पे भाई पानी के अंदर भी प्लांट्स होते हैं। भाई आपने देखा होगा पानी के जो नीचे सतह होती है, जो एकदम एंड होता है, वहां पर प्लांट्स कुछ कुछ उगे हुए होते हैं, वो प्लांट्स भी तो ऑक्सीजन बनाते हैं, बट वो प्लांट्स का बनाने का तरीका अलग होता है। अब ये चीज इससे रिलेटेड नहीं है, बट पानी के अंदर आपको इतना समझना है कि भाई पानी के अंदर बहुत ही कम अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट प्लांट तक पहुंच ही नहीं पाएगी, तो प्लांट अच्छी तरह बना ही नहीं पाएगा ऑक्सीजन को, और प्लांट नहीं बना पाएगा तो ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में बनेगा, या तो जो पानी के अंदर एक डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो बहुत ही कम रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन अगर कम है ना, तो समझो हमें ऑक्सीजन की कमी हो गई बॉडी में, तो हम क्या करते हैं भाई, फास्ट फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। अभी हम समझो दौड़ रहे हैं, तो दौड़ते दौड़ते क्या होता है, हमारी बॉडी का ऑक्सीजन ज्यादा यूज हो रहा है या ऑक्सीजन की हमें कमी पड़ रही है, तो हम ज्यादा सांस लेते हैं, भाई हाँफते हो रहे हैं। इस तरीके से जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं ना, इनके पास तो पहले से ऑक्सीजन की कमी रहती ही है, तो वो हमेशा ब्रीदिंग का जो उनका रेट होता है ना, रेट ऑफ ब्रीदिंग, भाई ब्रीदिंग रेट होता है ना, वो फास्टर होता है, ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज लो कंपेयर टू एयर, एयर से कंपेयर करें तो पानी के अंदर ऑक्सीजन लो होता है, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वेटिक एनिमल्स को फास्ट ब्रीड करना पड़ता है, भाई फास्ट फास्ट ब्रीथ करते हैं। और अब हमने पढ़ा कि भाई रेस्पिरेशन इस तरीके से तो होता है जनरल एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर। फिशेस एग्जांपल लें तो फिशेस में क्या होता है भाई, पहले तो एक्वेटिक एनिमल्स है ना, उनके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। फिश के अंदर मेनली होते हैं गिल्स, बट क्या होता है कि देखो समझो, पानी है ना, पानी फिश लेता है माउथ के थ्रू, या फिश लेती है माउथ के थ्रू, फीमेल मेल वो आपको बता, फिश लेती है माउथ के थ्रू, फिश ने लिया माउथ के थ्रू पानी, अब वो पानी क्या करेगी, पुश करेगी गिल्स की तरफ, पुश करेगी गिल्स की तरफ। जैसे ही गिल्स की तरफ वो पुश करेगी तो वो गिल्स क्या करेंगे, डिसॉल्व ऑक्सीजन को लेकर बाकी पानी को छोड़ देंगे और वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को ब्लड में डाल देंगे। वो डिसॉल्व ऑक्सीजन ब्लड ले लेता है, या ब्लड वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को ले लेता है। भाई टेक वाटर थ्रू माउथ एंड फोर्स टू गिल्स, भाई पानी लिया, मुंह से पानी लिया और वो गिल्स की तरफ फोर्स किया। जैसे ही गिल्स की तरफ फोर्स किया, जहां पर उधर क्या होता है भाई, O2 जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है ना, वो ब्लड ले लेता है। भाई ऑक्सीजन जो डिसॉल्व होता है वो ब्लड ले लेता है। अब हमने पढ़ा कि भाई रेस्पिरेशन एक्वेटिक एनिमल में इस तरीके से होता है। अब हम जाने के बाद रेस्पिरेशन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो कि हम हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है भाई, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड, नॉट ऑन वाटर, लिविंग ऑन ए लैंड, इसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जैसे हम भी एक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, आप भी एक टेरेस्ट्रियल एनिमल हो, क्योंकि आप जमीन पे रहते हो, पानी में तो रह के पढ़ नहीं रहे हो आप, और पानी में रह के पढ़े हो तो फोन कैसे चल रहा है आपका तो हम हैं एक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन को यूज करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में है, ऑक्सीजन को यूज करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में है, उसे यूज करते हैं ऑक्सीजन को, और उसमें से वो ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं और एनर्जी अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। हमने पहले पढ़ चुके हैं डिटेल में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है।
बट क्या होता है ना, हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे हमारे हम कैसे करते हैं, लंग्स से करते हैं। तो हमारे जो लंग्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत ही छोटी छोटी डेलिकेट सर्फेसिस प्रेजेंट होती है, जहां पर O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। भाई O2 आता है, CO2 को निकाला जाता है, तो ये एक्सचेंज ऑफ CO2 और O2 होता है ना, बहुत डेलिकेट सर्फेस पे होता है, यानी कि बहुत, ऐसे कह सकते हैं भाई, बहुत ही फ्रजाइल सर्फेस होती है। तो इसी वजह से क्या होता है ना कि ये कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी है ना, थोड़े से भी है ना, जो मतलब क्या कह सकते हैं कि भाई अगर थोड़ा सा भी झटका आया ना, तो ये चीज टूट सकती है। तो इसीलिए क्या होता है ना, इसी चीज को है ना हम अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं, यानी ये चीज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। हम रखते नहीं है, पहले से ही प्रेजेंट होती है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए पता है, हमारे लंग्स को है ना प्रोटेक्ट करने का हमारे पास रिब केज होता है। इतना बड़ा स्केलेटन रिब केज बना हुआ है, क्यों बना हुआ है कि ताकि हमारे जो लंग्स है ना, वो प्रोटेक्टेड रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे। इस तरीके से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होता है रेस्पिरेशन। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में हम कौन है? ह्यूमंस, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग या हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल। तो हमें पढ़ना भी तो पड़ेगा कि हम ह्यूमंस के अंदर, हमें जानना पड़ेगा भाई हमारे अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, या हमारे अंदर ब्रीदिंग किस तरीके से की जाती है। तो उस ब्रीदिंग को या रेस्पिरेशन के प्रोसेस को हम पढ़ेंगे डिटेल में, या ब्रीदिंग के प्रोसेस को हम पढ़ेंगे डिटेल में। अब हम बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन के बारे में। भाई हम ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, इसे हम एक और नाम से कह सकते हैं भाई मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। भाई हम किस तरीके से ब्रीदिंग करते हैं, या एयर किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर पास होती है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर एयर पास करने के लिए एक मैकेनिज्म बना होता है, एक ट्यूब टाइप बना होता है। उसका ओपनिंग कहां से होता है? ओपनिंग होता है नोज के अंदर, जो हमारे जो दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना, यहां से इसका ओपनिंग होता है। तो हमारी एयर, जब एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हम जब एयर को लेते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, तो एयर आती है नोज के अंदर, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर अंदर जाती है। नॉस्ट्रिल्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे बाल या बहुत ही छोटे छोटे फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये बाल क्या करते हैं, ये हेयर्स क्या करते हैं भाई, हमारी एयर के अंदर बहुत ज्यादा कचरा भी हो सकता है। तो हमारी एयर के अंदर जो छोटा छोटा कचरा होता है, वो कचरा क्या करते हैं भाई, हमारी एयर के अंदर जो कचरा होता है ना, वो फाइन एयर है ना, उसको रोक लेते हैं। भाई कचरे को रोक लेते हैं और एक छन्नी की तरह काम करते हैं। चाय के हम चाय को अगर हम छानते हैं, तो क्या कहते हैं भाई, कचरा जो चाय की पत्ती होती है वो रह जाती है और चाय चली जाती है। वैसे ये जो फाइन एयर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं भाई, एक छन्नी की तरह काम करते हैं। भाई उसको है ना, एयर के अंदर क्या करते हैं भाई, एयर अंदर जाए और जो बचे हुए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, या जो भाई ये पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो बाहर रह जाए, वो बाहर रह जाए नाक में ही। तो इस तरीके से ये एयर काम करती है, या ये नॉस्ट्रिल्स काम करते हैं। बट नॉस्ट्रिल के अंदर जो नेजल पैसेज होता है ना, ये नॉस्ट्रिल के अंदर नेजल पैसेज होता है, नेजल पैसेज होता है भाई, एक नेजल पैसेज जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये छोटे छोटे फाइन एयर्स होते हैं, और साथ में यहाँ पर होता है म्यूकस, साथ में यहाँ पर होता है म्यूकस। अब पता है, हमारी नाक बह रही होती है, जब हमें बहुत सर्दी हो जाती है, तो हमारी नाक से जो पानी निकल रहा होता है ना, वो म्यूकस होता है। तो यही म्यूकस होता है जो हमारी बॉडी में से टॉक्सिन को निकालने के लिए हमें सर्दी होती है। ठीक है, इसीलिए हमें सर्दी हो जाती है कि भाई हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन बहुत ज्यादा बढ़ गए, उसे निकालने के लिए हमारी बॉडी सर्दी करती है, या उसमें से म्यूकस बाहर निकल रहा होता है कि भाई जो भी गंदा मटेरियल है वो म्यूकस के थ्रू बाहर निकल जाए। तो ये म्यूकस क्या करता है, एयर को स्मूथली पास होने में हेल्प करता है, एयर को स्मूथली पास होने में हेल्प करता है। तो हमारी एयर आई नोज के अंदर नॉस्ट्रिल्स में, नॉस्ट्रिल से पास होकर एयर पहुंचती है फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स होता है आपका ये गला, ये एरिया। अब ये फेरिंग्स क्या होता है भाई, हमारे बॉडी के अंदर एक होती है फूड पाइप और एक होती है विंड पाइप, एक होती है फूड पाइप, एक होती है विंड पाइप। फूड पाइप के अंदर फूड जाता है, विंड पाइप के अंदर हवा जाती है, एयर जाती है, विंड जाती है। तो ये विंड पाइप और फूड पाइप के ऊपर एक एरिया होता है जो दोनों के कॉमन एरिया होता है, दोनों के लिए कॉमन। हमारे माउथ के, हम जब खाना खाते हैं तो उसके पीछे जो यहाँ पर एरिया होता है ना, जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स। ये फेरिंग्स एक कॉमन एरिया होता है, यहाँ पर हमारी एयर आती है। एयर आने के बाद लैरिंग्स में चली जाती है, लैरिंग्स के बाद जाती है ट्रैकिया में। लैरिंग्स और ट्रैकिया एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जो कि विंड पाइप के अंदर होते हैं। भाई विंड पाइप की स्टार्टिंग पे लैरिंग्स लगा होता है और उसके बाद लगा होता है ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया क्या होता है कि ट्रैकिया और लैरिंग्स होते हैं ना, इनके यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। भाई एक बहुत सारी रिंग्स, बहुत सारी, जैसे हमारी जो बैकबोन है, कैसे बहुत सारी रिंग से बनी हुई हमारी बैकबोन, इसी तरीके से कार्टिलेज बोन कैसी होती है भाई, पता है आपको कार्टिलेज बोन क्या होती है? वो परफेक्टली एकदम स्टिफ बोन, यानी कि एकदम स्ट्रॉन्ग वाली बोन नहीं होती है। कार्टिलेज एक बहुत ही फ्लेक्सिबल बोन होती है, बहुत फ्लेक्सिबल है, उसको हम मोड़ भी सकते हैं, बट वो है ना बहुत एक सपोर्ट की तरह प्रोवाइड। हमारे कानों के अंदर भी हमारे कार्टिलेज लगा होता है, इसके लिए हमारे कान है ना, हम उसको मोड़ सकते हैं, बट कान टूटेंगे नहीं, या कान एकदम पक्के पक्के से एकदम स्ट्रॉन्ग जैसे कान नहीं है। ठीक है, तो ये कार्टिलेज की जो रिंग्स होती है ना, यहाँ पर प्रेजेंट होती है।
अब ये कार्टिलेज की रिंग्स यहाँ पर क्यों प्रेजेंट होती है? कार्टिलेज की रिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट इसीलिए होती है कि हमारी एयर जो हमने इनहेल कर रहे हैं, तो हमारा जो जो ये जो ट्यूब्स है ना हमारी विंड पाइप, वो कोलैप्स नहीं हो जाए। वो कोलैप्स हो जाएगी ना तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, हम मर भी सकते हैं। तो ये विंग्स, ये विंड पाइप जो होती है ना, कोलैप्स नहीं हो जाए इसीलिए ना यहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है। क्योंकि समझो ये विंड पाइप यहाँ तक ओपन है, यहाँ पे लेयरिंग, यहाँ पे फूड पाइप है वो भी ओपन है, तो हमने समझो खाना खाया तो ये दबकर हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि भाई हम जब एयर ले रहे होते हैं तो एयर आते ही ये कोलैप्स नहीं हो जाए, तो यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है जो कि ट्रैकिया और लैरिंग्स को कवर करती है। अब यहाँ से हमारा जो ट्रैकिया से एयर है ना वो लंग्स के अंदर जाती है, वो जाती है लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर कैसे कैसे जाती है भाई? एयर का समझो एक ट्यूब के थ्रू एयर पास हुई, फिर है ना वो जो ट्यूब होती है ना, एक बड़ी ट्यूब, वो छोटी छोटी ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है या छोटे छोटे पैसेजेस में कन्वर्ट हो जाती है। वो छोटे छोटे पैसेजेस को हम कहते हैं ब्रोंकाई। हमारे लंग्स के अंदर छोटे छोटे पैसेजेस बने होते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई के अंदर सेल्स होते हैं ब्रोंकियोल्स। हमारे लंग की सरफेस पे अंदर साइड से जब जो ट्यूब में ब्रोंकाई और जो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई के अंदर ब्रोंकियोल्स होते हैं। उन ब्रोंकियोल्स के अंदर छोटे छोटे एयर बैग होते हैं, छोटे छोटे एयर बैग होते हैं। एयर बैग यानी कैसे भाई? जैसे ही हवा आएगी ना तो वो छोटे छोटे फूल जाएंगे। हमारे लंग्स कैसे एक्सपांड करते हैं, तो वो जो छोटे छोटे एयर बैग्स हैं जो एक्सपांड करते हैं एयर के आने पर, उसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। उसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई जो होते हैं ना, यहां तक ये एल्वियोलाई होते हैं, ये मेन पार्ट होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, मेन पार्ट एल्वियोलाई होते हैं। यहां तक पूरी जो हमारी एयर है वो घूम घूम के एल्वियोलाई तक जहां आएगी ना, यहाँ एल्वियोलाई के अंदर ही ना मेन ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब कि भाई O2 आता है, CO2 को बाहर निकालते हैं। तो जब एल्वियोलाई में जैसे ही वो एयर आती है, एल्वियोलाई फूल जाता है। ये एल्वियोलाई को फूलते ही सिग्नल जाता है ब्लड के अंदर कि भाई ब्लड क्या करता है, सेल के, हमारे बॉडी के अलग अलग सेल से CO2 को लेता है और CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है एल्वियोलाई तक। भाई CO2 को ले जाता है एल्वियोलाई तक। समझो अगर बाहर मेहमान है, आपका दरवाजा आपका एल्वियोलाई है, आपका दरवाजा आपका एल्वियोलाई है। आप समझो CO2 हो, बाहर मेहमान है, तो क्या होगा कि भाई बाहर से जब मेहमान आएंगे, बाहर से जब मेहमान आएंगे और आप तो घर की कचरा हो, यही मानते हैं ना आपको घर में, तो क्या होगा, आपको लोग क्या कहेंगे, भाई मेहमान आए हैं आप चले जाओ बाहर। तो वो दरवाजा खुलता है एल्वियोलाई, आप जाओगे दरवाजे तक, मेहमान आएंगे अंदर, आप जाओगे बाहर। एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई CO2 कैरी करके ब्लड ले आता है एल्वियोलाई तक, फिर वहां पर क्या होता है, एल्वियोलाई में जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, एल्वियोलाई की लेयर में नीचे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। क्या होता है भाई, ब्लड कैपिलरी मतलब छोटे छोटे ब्लड जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स छोटी छोटी ट्यूब्स जिसके अंदर ब्लड आता है, वो ट्यूब्स होती है ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, ऑक्सीजन को लेती है और वापस ब्लड में छोड़ देती है कि भाई ब्लड चल ले जा ऑक्सीजन को हर जगह तक, हर एक बॉडी पार्ट तक ले जा। और है ना CO2 को लेती है ब्लड में से और बोलती है भाई CO2 चल भाई तू इसी रास्ते से, अपने इसी रास्ते से चल बाहर निकल जा, अपने इसी रास्ते से तू चल बाहर निकल जा। तो इस तरीके से हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म काम करता है। भाई ऑक्सीजन आता है, CO2 बाहर निकलता है, फिर वो ऑक्सीजन जाता है रेस्पिरेशन करने के लिए, उसमें से एनर्जी बनती है और उसके बाद का हमें प्रोसेस पता है। अब आप समझो कि ऑक्सीजन आता है तो ब्लड ब्लड ही क्यों है जो ऑक्सीजन ले जाता है, ब्लड ही क्यों है जो ऑक्सीजन ले जाता है, और ब्लड ही क्यों है जो CO2 को बाहर छोड़ता है। और ऑक्सीजन बाहर क्यों निकलता है और CO2 अंदर, ऑक्सीजन अंदर क्यों आता है और CO2 बाहर क्यों निकलता है? हमेशा CO2 ही बाहर क्यों निकलता है? क्या पता कभी ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाए, इसका भी तो कोई रीजन होगा ना। तो ये होता है हेमोग्लोबिन की मदद से। हेमोग्लोबिन, ये हेमोग्लोबिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के साथ प्यार में रहता है, ऑक्सीजन के साथ प्यार में रहता है। उसको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो ऑक्सीजन से प्यार करता है, तो मतलब क्या करेगा, CO2 से नफरत करेगा। क्या करेगा, CO2 से नफरत करेगा। अगर ऑक्सीजन से ये प्यार करता है तो CO2 से ये नफरत करता है। तो ये कहता है भाई ऑक्सीजन तू अगर आएगा ना, मैं तुझे ऐसे पकड़ के ले जाऊंगा, हर एक पार्ट तक सेल के तुझे वहां पर छोड़ के आऊंगा। बट CO2 तू आ रहा है, चल तू फटाफट डिफ्यूजन के बेस पे बाहर निकल मेरे अभी का भी मेरी बॉडी में से। तो CO2 से वो नफरत करता है। तो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन के बारे में अगर हम मेनली जाने तो हमें समझो डिफ्यूजन प्रोसेस हमने पढ़ा था कि भाई O2 और CO2 का एक्सचेंज डिफ्यूजन प्रोसेस से हो सकता है। बट हमारी इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी है, हमारे अंदर डिफ्यूजन करना इजी है, पॉसिबल है। हमारे हर एक सेल में डिफ्यूजन नहीं होता। हमें डिफ्यूजन करने के लिए एक लंग से, हमारे लंग से हर एक बॉडी पार्ट के हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना बहुत ज्यादा हार्ड है। सिर्फ डिफ्यूजन से तो ये हो ही नहीं सकता, या तो हमें टाइम लग जाएगा। अभी सांस लेंगे तो 1 घंटे बाद इस सेल तक पहुंचेगी।
तो ये इतना हार्ड प्रोसेस होने के लिए हमारे पास एक ऐसा पिगमेंट होना चाहिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, या अगर बहुत ही सिंपल भाषा में कहा जाए तो ऐसा एक मॉलिक्यूल होना चाहिए, ऐसा एक कंपाउंड होना चाहिए, ऐसा एक चीज होनी चाहिए, ऐसी एक चीज होनी चाहिए जो क्या करे भाई, हमारे ऑक्सीजन को पकड़कर ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हुए अलग अलग बॉडी पार्ट तक ले जाए, बिना मतलब उसमें डिफ्यूजन का कोई रोल नहीं होगा, वो ब्लड को बस जाएगा उस पार्ट तक और जाके उसको ऑक्सीजन को पहुंचा कर आएगा। डिफ्यूजन का रोल बहुत ही कम होगा। और CO2 का जो रोल होगा, अब CO2 क्या करेगा भाई, सेल बोलेगा या CO2 है ना, ये मेरा कचरा है, इसको भी ले जा, ब्लड अगर तू घूमने जा ही रहा है तो इसको भी ले जा। ब्लड तो पूरी बॉडी में हमारे फ्लो करता है, तो वो क्या करेगा, CO2 को छोड़ देगा, CO2 लेके जाएगा ब्लड एल्वियोलाई तक, यहाँ पर O2 लेगा CO2 को छोड़कर, और O2 तो इसको पसंद है। क्यों? क्योंकि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो ब्लड के अंदर होते हैं, इसके अंदर है ना हेमोग्लोबिन होता है, इसके अंदर ही तो हेमोग्लोबिन होता है। तो हेमोग्लोबिन तो क्या करेगा भाई, हेमोग्लोबिन तो हमें पता है कि उसको ऑक्सीजन से प्यार है, एफिनिटी विद ऑक्सीजन। एफिनिटी मतलब भाई उसे पसंद है ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड बना सकता है, केमिकल वे में वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो उसे ऑक्सीजन पसंद है। तो हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन पसंद है, वो हेमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेके जाएगा और उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। बट जो CO2 होता है ना, CO2 वो डिसॉल्व नहीं हो पाता अच्छी तरह, ब्लड के अंदर वो अच्छी तरह डिसॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन को CO2 नहीं है पसंद, यानी हेमोग्लोबिन CO2 के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इससे क्या होता है कि भाई CO2 के साथ वो बॉन्ड नहीं बना सकता, तो वो क्या करेगा, CO2 फ्लोट करते करते हमारे ब्लड में से डायरेक्ट एल्वियोलाई में आ जाएगा और वो निकल सकता है। बट ऑक्सीजन को फ्लोट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन को है ना हेमोग्लोबिन अच्छी तरह पकड़ के ले जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन वो है ना CO2 के कंपेयर में ज्यादा लाइटर गैस होता है, तो उसे हमें एक अच्छे फॉर्म में उसे एक अच्छी तरह हमें एफिनिटी, उससे बाइंडिंग करके हमें ले जाना पड़ेगा हर सेल तक, क्योंकि सिर्फ डिफ्यूजन से करने गए तो लाइटर गैस पता नहीं कब हमारे बॉडी के सेलों तक पहुंचेगी, तो उसके लिए हमें हेमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है। इस तरीके से ये हेमोग्लोबिन काम करता है। हेमोग्लोबिन ऐसा एक पिगमेंट है। और आपको पता है एक फन फैक्ट, आज का एक फन फैक्ट बताता हूं कि हेमोग्लोबिन है ना, हेमोग्लोबिन यही है ना आरबीसी को रेड कलर देता है, यही आरबीसी को रेड कलर देता है। रेड ब्लड सेल का जो रेड कलर होता है ना, रेड कलर वो हेमोग्लोबिन की वजह से ही आता है। हमारे खून का जो रेड कलर होता है ना, वो हेमोग्लोबिन की वजह से ही आता है। आप देखेंगे जिसका हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है ना बॉडी में, हेमोग्लोबिन ज्यादा ना, उसका रेड बहुत ही डार्कर रेड कलर होता है उसका ब्लड। और जिसके अंदर हेमोग्लोबिन की जिसके अंदर कमी होती है, उसका ब्लड होता है ना बहुत ही लाइट रेड कलर का होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड को कलर भी देता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसके लिए हेमोग्लोबिन की मात्रा हमारे बॉडी में अच्छी तरह प्रेजेंट होनी चाहिए, नहीं तो हमारी बॉडी में हर एक सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, हमें बीमारियां भी हो सकती है इस वजह से। तो हमने हमने पढ़ा हेमोग्लोबिन के बारे में। अब यहाँ पर हमने आज पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में। पूरे के पूरे अगर हम लोग लेक्चर की समरी देखें तो हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन एक जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, उसमें फिर हमने पढ़ा कि भाई ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हम लोग उसमें से एनर्जी बनाते हैं, पर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज पढ़ा ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन पे, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, या 3 मेन पाथवे जो हमने पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है रेस्पिरेशन, एनिमल्स के अंदर जिसमें एक्वेटिक एनिमल्स में किस तरीके से होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर किस तरीके से होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से डिटेल में रेस्पिरेशन होता है या ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है, हमने वो पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने इतना सब पढ़ा। थैंक यू सो मच।